हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं आर.एन. चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कशन करेंगे उत्प्रेरकीय गुण मतलब कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। ठीक है ना। आप लोगों को पता है हमारा टॉपिक किसका चल रहा है। 3D सीरीज के जो एलिमेंट होते हैं उनके गुणों के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। पहला पॉइंट में हमने किसका डिस्कशन किया था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दूसरे पॉइंट में हमने किसका डिस्कशन किया था, परमाणु एवं आयनिक त्रिज्या मतलब एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। तीसरे पॉइंट में हमने डिस्कशन किया था आयन विभव, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। चौथे पॉइंट में हमने डिस्कशन किया था ऑक्सीकरण अवस्था मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट। पांचवें पॉइंट में हमने डिस्कशन किया था चुंबकीय गुण मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। और छठे पॉइंट में हमने डिस्कशन किया था गलनांक और क्वथनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। और अब सातवें नंबर के पॉइंट में हम डिस्कशन करेंगे उत्प्रेरकीय गुण मतलब कैटालिटिक प्रॉपर्टीज या कैटलिस्टिक प्रॉपर्टीज। आप लोगों को समझ में आ गई ना कि कैटलिस्ट प्रॉपर्टी या कैटालिटिक प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। किसके बारे में, 3D सीरीज के एलिमेंटों के बारे में। 3D सीरीज आप लोगों को पता कहां से, 21 से 30 के जो एलिमेंट होते हैं वो कौन सी सीरीज होती है, 3D सीरीज के एलिमेंट होते हैं। ठीक है ना। 21 से 30 के जो एलिमेंट होते हैं वो कौन सी सीरीज के होते हैं, 3D सीरीज के होते हैं, जिसको फर्स्ट ट्रांजिशन श्रेणी अर्थात प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व बोलते हैं आप लोग। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कर लेते हैं डिस्कशन। अब देखो आप लोगों को पहले तो ये बात बता देना आखिरकार उत्प्रेरक का मतलब क्या होता है, कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है। तो आप अच्छी तरीके से जानते, खुद भी अच्छी तरीके से जानते हो कि उत्प्रेरक के बारे में हम नवीं 10वीं क्लासों से जानते हैं कि उत्प्रेरक को हम क्यों डालते हैं। भाई किसी भी रिएक्शन को करवाने के लिए हम उत्प्रेरक कैटलिस्ट की हमें क्यों जरूरत पड़ती है, क्योंकि कैटलिस्ट होते हैं ना वो रिएक्शन को जल्दी करवा देते हैं। ठीक है ना। कैटलिस्ट होते हैं वो रिएक्शन को जल्दी करवा देते हैं, वो रिएक्शन की रेट को हाई भी कर देते हैं और लो भी कर देते हैं। जैसे कि आप लोग पता है जो दूध का फटना होता है, जैसे माने दूध है और दूध को अगर फाड़ना है तो आप लोग जानते हो कि दूध के अंदर थोड़ा आप नींबू डाल दो, तो नींबू डालते वो रिएक्शन इतनी फास्ट होगी कि दूध आपका क्या होगा, फट जाएगा मतलब खराब हो जाएगा। ठीक है ना। लेकिन अगर मैं बात करता हूं कि इसी रिएक्शन को मैं स्लो करवाना चाहूं कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो देखो लोहा होता है, आयरन होता है, लोहा हमारा, लोहा के ऊपर जंग ना लगे इसलिए हम लोहा पर किसी की लेयर चढ़ा देते हैं, परत चढ़ा देते हैं। तो कॉमन सी बात है लोहा हमारा खपत नहीं होगा, क्योंकि उसके ऊपर हम करते हैं ना घर में कभी जैसे कि लोहा की कोई चीज होती है तो उस पर पेंट कलर कर देते हैं, तो आपको पता है लोहा की सेफ्टी ज्यादा हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को फिर जो आप लोगों ने पेंट किया उस पर कलर किया वो त्यागेगा, लोहा नहीं त्यागेगा, इसलिए आपको पता है लोहा की वो सेफ्टी हो जाएगी। तो वो किसकी तरह काम कर रहे हैं, कैटलिस्ट की तरह काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर कैटलिस्ट की तरह काम कौन कर रहा है, जिस लोहा पर आपने किसी चीज को पेंट किया है, ठीक है ना, या किसी चीज का कलर किया है, वो कैटलिस्ट का काम करेगा। तो जो कैटलिस्ट होते हैं वो रिएक्शन की रेट को हाई भी कर देते हैं, अर्थात रिएक्शन को बहुत जल्दी भी करवा देते हैं। और आप चाहते हो कि हमारे रिएक्शन की रेट बहुत स्लो स्लो होना चाहिए, जैसे लोहे पर जो जंग लगती है वो प्रोसेस बहुत स्लो स्लो होता है। ठीक है ना। तो आप लोग वहां पर पेंट करवाते हैं तो वो प्रोसेस किसका होगा, स्लो का, अर्थात वहां पर हमने कोई ऐसा कैटलिस्ट लगाया जो रिएक्शन की रेट को बहुत कम कर देगा। बात आप लोग समझ में आ गई ना। इसलिए कैटलिस्ट अगर आप चाहते हो तो रिएक्शन की रेट को हाई भी करवा देते हैं, मतलब रिएक्शन को जल्दी भी करवा सकते हैं। और अगर आप चाहते हो कि भाई हम तो कोई ऐसा कैटलिस्ट डालेंगे या कोई ऐसा उत्प्रेरक डालेंगे जो हमारी रिएक्शन को बहुत स्लो करे, तो ऐसे भी कैटलिस्ट होते हैं जो रिएक्शन की रेट को बहुत स्लो कर देते हैं, अर्थात रिएक्शन को बहुत ही स्लो स्लो कर देते हैं। बात आप लोग समझ में आ गई ना। ये काम किन का होता है, कैटलिस्टों का। इसलिए किसी भी रिएक्शन में उसको भाई जल्दी हो जाए या स्लो हो जाए, उन सारी चीजों के लिए हम किसका यूज करते हैं, कैटलिस्ट का। ठीक है ना। कैटलिस्ट रिएक्शन की रेट को बढ़ा भी देते हैं और रिएक्शन की रेट को घटा भी देते हैं। ये डिपेंड करता है आप पर कि आप कौन सा कैटलिस्ट यूज कर रहे हो, रिएक्शन की रेट को बढ़ाने वाला कैटलिस्ट यूज कर रहे हो या रिएक्शन की रेट को घटाने वाला कैटलिस्ट यूज कर रहे हो। ठीक है ना। तो यहां पर बात किसकी हो रही है, डी ब्लॉक के एलिमेंटों की। तो हमें टॉपिक ये पढ़ना है कि डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं वो कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, वो उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं, अर्थात काफी ऐसी रिएक्शन होती हैं जिनको करवाने में सहायक कौन होते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट। भाई कॉमन सी बात है डी ब्लॉक के एलिमेंट है, 3D सीरीज के एलिमेंट। तो गुणों की बात कर रहे हैं तो गुणों की बात में क्या हुआ, क्या उनके अंदर कौन सा गुण होता है, उनमें उत्प्रेरक का गुण होता है, वो रिएक्शन को करवाने में सहायक होते हैं। खूब सुनी होंगी आपने, एक दो रिएक्शन में आप लोगों के लिए लिख रहा हूं, उन रिएक्शन को करवाने में कौन सहायक हो रहे हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट, अर्थात वो वहां पर किसकी तरह काम कर रहे हैं, कैटलिस्ट की तरह काम कर रहे हैं, उत्प्रेरक की तरह काम कर रहे हैं। तो मैं एक काम करता हूं, कुछ केमिकल रिएक्शनों को शो कर देता हूं और उनमें कैटलिस्ट के रूप में कौन काम कर रहा है, 3D सीरीज के एलिमेंट, 3D के या फिर 4D के 5D के। ठीक है ना। कोई सी भी सीरीज को बात तो डी ब्लॉक के एलिमेंटों की हो रही है। ठीक है ना। तो यहां पर मैं आप लोगों के लिए कुछ रिएक्शनों को लिख देता हूं और बता देता हूं कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, 3D सीरीज के, 4D सीरीज के या 5D सीरीज के जो एलिमेंट होते हैं वो किसकी तरह काम करते हैं, उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं, अर्थात कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। तो कुछ केमिकल रिएक्शनों को मैं आप लोगों को सामने शो कर रहा हूं, आप लोग देखते चलो। ठीक है ना। और फिर दोबारा डिस्कशन करते हैं। देखो ये रिएक्शन तो आप लोगों ने खूब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ी है, सभी स्टूडेंटों ने पढ़ी है। एल्किनो का हाइड्रोजनीकरण मतलब एल्किनो का हाइड्रोजनेशन खूब सब स्टूडेंटों ने पढ़ी है। एल्किनो का हाइड्रोजनीकरण बीएससी फर्स्ट ईयर में।
सभी स्टूडेंटों ने पढ़ी है बीएससी फर्स्ट ईयर में रिएक्शन। देखो खूब NiPT PD सभी स्टूडेंटों ने पढ़ी है, कैटलिस्ट के रूप में यूज करते हैं। CH3 एथेन का फॉर्मेशन करेगा। ये कौन होता है? एथीन। जब इसका हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है? एथेन का। ठीक है, सभी स्टूडेंटों ने पढ़ी है। एक रिएक्शन अमोनिया के निर्माण, सभी स्टूडेंटों ने पढ़ी है। ये रिएक्शन भी अमोनिया का फॉर्मेशन, NH3 का निर्माण अर्थात अमोनिया का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ NH3 N2 प्लस 3H2। ये क्या बनाएगा? 2NH3। किसकी प्रेजेंस में? Fe ले सकते हो, Fe नहीं लेना चाहो तो MO ले सकते हो, मोलिब्डेनम। ये भी डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। एक रिएक्शन लिख देता हूं, SO3 का निर्माण, SO3 का निर्माण मतलब फॉर्मेशन ऑफ SO3। इसके अंदर भी देख लो 2SO2 प्लस O2, इसमें B2O कैटलिस्ट की तरह काम करेगा और ये होगा 2SO3। ठीक है ना। एक खूब आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा एल्किनो का बहुलकीकरण, पॉलीमराइजेशन। एल्किनो में बहुलकीकरण अभिक्रिया मतलब एल्किनो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। बहुलकीकरण अभिक्रिया मतलब पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। ये हुआ NCH2 डबल बॉन्ड CH2। इसमें कैटलिस्ट की तरह काम करेगा R3Al प्लस TiCl4। ठीक है ना। और ये बना देगा पॉलीथीन। पॉलीथीन के बारे में आप सब अच्छी तरीके से जानते हो, रोजाना सब्जी लेने पॉलीथीन में जाते हो। पॉलीथीन। चलो ठीक है। अब देखो पूरा ध्यान बोर्ड पर रखना, अभी मैं डिस्कशन कर लेता हूं आप लोगों के सामने। इधर देखो मैंने क्या बात बोली है कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो किसकी तरह काम करते हैं? कैटलिस्टों की तरह। मतलब काफी ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है जिनमें वो किसकी तरह काम करते हैं? उत्प्रेरक की तरह अर्थात कैटलिस्ट की तरह। और ये सारी रिएक्शनों के बारे में कहीं ना कहीं पर आप लोगों ने पढ़ी रखा है, क्योंकि कॉमन सी बात है बीएससी सेकंड ईयर में तो ये 11th क्लास में भी पढ़ी होंगी आपने, 12th क्लास में भी पढ़ी होंगी, बीएससी फर्स्ट ईयर में भी पढ़ी होंगी। जैसे कि ये रिएक्शन तो आपने बहुत ज्यादा पढ़ी है। ये रिएक्शन है ना एल्किनो का हाइड्रोजनीकरण, ये बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर भी है, 11th के अंदर भी और 12th के अंदर भी है। ठीक है ना। इसलिए सारी चीजों को कहीं ना कहीं पर आप लोगों ने पढ़ाई है। तो देखो यहां पर एल्किनो का हाइड्रोजनीकरण, या हाइड्रोजनेशन में कैटलिस्ट की तरह काम कौन कर रहा है? NiPT या PD। ये किसको होता है? 3D का, ये किसको होता है? 5D का, और ये कौन किसको होता है? 4D का। अर्थात डी ब्लॉक के एलिमेंट है। ठीक है ना। NiPT PD तीनों डी ब्लॉक के एलिमेंट है। किसकी तरह काम कर रहे हैं? कैटलिस्ट की तरह काम कर रहे हैं। कौन सी रिएक्शन में? एल्किनो का हाइड्रोजनीकरण वाली रिएक्शन में। चलो ठीक है। उसके बाद NH3 का निर्माण अर्थात अमोनिया का निर्माण खूब पढ़िया आप लोगों ने। रिएक्शन N2 प्लस 3H2 क्या बनाएंगे? 2NH3 अमोनिया बनाएंगे। किसकी प्रेजेंस में? Fe या MO। आयरन ले सकते हो, मोलिब्डेनम ले सकते हो। आयरन कौन से ब्लॉक का एलिमेंट होता है? डी ब्लॉक का होता है। डी में भी किस सीरीज को होता है? 3D का होता है। और MO किसको होता है? 4D का होता है, क्योंकि इसका 42 होता है, इसका 26 होता है। Fe का एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक कितना होता है? 26। और MO का कितना होता है? 42, 42 होता है। ठीक है ना। ये किसको होता है? 3D सीरीज का, और ये किसको होता है? 4D सीरीज का। किसकी तरह काम कर रहे हैं? कैटलिस्ट की तरह काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब उनमें कैटलिस्ट का गुण पाया जाता है। चलो ठीक है। अब बात करते हैं SO3 का निर्माण। तो खूब पढ़िए आप लोगों ने रिएक्शन 2SO2 प्लस O2 2SO3। और यहाँ पर B2O पाए। बी कौन होता है? बेनेडियम, जो कौन सी ब्लॉक का एलिमेंट होता है? डी ब्लॉक का। और डी में भी किस सीरीज को होता है? 3D सीरीज को होता है। किसकी तरह काम कर रहा है? यहाँ पर कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। बेनेडियम पेंटाऑक्साइड बोलते हो। B2O5 को क्या बोलते हैं? बेनेडियम पेंटाऑक्साइड। किसकी तरह काम कर रहा है? वो कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। अर्थात डी ब्लॉक के एलिमेंट कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। नीचे एल्किनो का बहुलीकरण अभिक्रिया मतलब एल्किनो का पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। यहाँ पर कौन है? एथीन है। और ये कौन है? R3Al प्लस TiCl4। इसको बोलते हैं जिगलर नट्टा कैटलिस्ट। R3Al प्लस TiCl4 को बोलते हैं जिगलर नट्टा कैटलिस्ट। यहाँ पर Ti है ना, Ti टाइटेनियम किसको होता है? 3D सीरीज का एलिमेंट होता है। इसका मतलब वो यहाँ पर कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है। तो आप लोग जानते हो कि एथीन का जब हम बहुलकीकरण करवाते हैं, पॉलीमराइजेशन करवाते हैं, तो एथीन से हमें क्या मिलती है? पॉलीथीन मिलती है। ठीक है ना। रोज सब्जी लेने जाते हो आप लोग, ठीक है ना, किसमें? पॉलीथीन में लाते हो सारी चीजों को। ठीक है ना। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई ना। इसलिए एथीन का जब पॉलीमराइजेशन करवाते हैं तो वो क्या बनता है? पॉलीथीन बनता है। ठीक है ना। और यहाँ पर कैटलिस्ट की तरह काम कौन कर रहा है? जिगलर नट्टा कैटलिस्ट R3Al प्लस TiCl4। यहाँ पर Ti की बात हो रही है। Ti कौन होता है? टाइटेनियम होता है, जो 3D सीरीज का एलिमेंट होता है। इसका मतलब ये निकला कि ये रिएक्शन तो आप लोगों के सामने और भी बहुत सारी ऐसी केमिकल रिएक्शन है जिनमें डी ब्लॉक के एलिमेंट किसकी तरह काम करते हैं? कैटलिस्ट की तरह काम, मतलब उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं। तो कैटलिस्ट का गुण भी इनमें पाया जाता है, उत्प्रेरक का भी गुण पाया जाता है।
अर्थात ये रिएक्शनों को करवाने में सहायक होते हैं। कौन से? डी ब्लॉक एलिमेंट। भाई गुण का मतलब यह हम उनकी तारीफ कर रहे हैं कि 3D सीरीज के एलिमेंटों में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं, कौन कौन सी क्वालिटी पाई जाती है। जैसे भाई हमने इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन की बात की, फिर हमने देखा भाई ये एटॉमिक और आयनिक रेडियस मतलब परमाणु आयनिक त्रिज्या भी शो करते हैं, फिर पता लगा भाई ये आयनन विभव भी करते हैं, फिर ऑक्सीकरण अवस्था भी शो करते हैं, चुंबकीय गुण भी शो करते हैं। मेटल है तो कॉमन सी बात है चुंबकीय गुण भी करेंगे। फिर पता गलनांक उतनांक, सही है, मेटल है तो गलनांक उतनांक होंगे, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होंगे, बिल्कुल सही बात है। और उसके बाद इनमें एक अच्छा गुण कौन होगा? उत्प्रेरक गुण, कैटालिस्टिक प्रॉपर्टी। ये नवा पॉइंट नहीं है, 7वां पॉइंट है, सॉरी ये नवा पॉइंट नहीं है, आपका 7वां पॉइंट है। उत्प्रेरकीय गुण है ना, वो नवा पॉइंट नहीं है, अपने 7वें नंबर का पॉइंट है, ठीक है ना। उत्प्रेरकीय गुण कैटलिस्ट प्रॉपर्टी, वो नवा पॉइंट लिख दिया, नवा नहीं था, वो 7वें नंबर का पॉइंट था, ठीक है ना। फिर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उसके बाद उत्प्रेरकीय गुण कैटलिस्ट प्रॉपर्टीज की हम लोगों ने बात की है। बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो हम 3D सीरीज के जो एलिमेंट है उनकी तारीफ कर रहे हैं कि भाई ये क्वालिटी होती है उनमें, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ गई ना कि इन केमिकल रिएक्शनों में 3D सीरीज के एलिमेंट या 4D सीरीज के एलिमेंट या 5D सीरीज के एलिमेंट होते हैं, वो किसकी तरह काम करते हैं? कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, अर्थात वो उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं। कम शब्दों में बोल दूं तो ऐसे बोल दूं, वो उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं जो रिएक्शनों को करवाने में सहायक होते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं बात कर लेता हूं उत्प्रेरक की। तो देखो जो आपके ये उत्प्रेरक है ना, ये उत्प्रेरक दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं समांगी उत्प्रेरक और एक होते हैं विषमांगी उत्प्रेरक। मतलब एक तो कौन से होते हैं? होमोजीनियस कैटलिस्ट, और एक होते हैं हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। एक बार फिर सुन लेना, उत्प्रेरक हमारे कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक तो होते हैं समांगी उत्प्रेरक और एक होते हैं विषमांगी उत्प्रेरक। समांगी उत्प्रेरक को होमोजीनियस कैटलिस्ट बोलते हैं और विषमांगी उत्प्रेरक को हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट बोलते हैं। मैं दोनों के बारे में डिस्कशन कर लेता हूं जिससे कि ये भी टॉपिक हमारा बहुत अच्छी तरीका से क्लियर हो जाए। चलो ठीक है, मैं डिस्कशन करता हूं, इनको तो मिटा देता हूं। आगे नहीं बात समझ में? सभी रिएक्शन में डी ब्लॉक के एलिमेंट किसकी तरह काम करते हैं? कैटलिस्ट की तरह काम, ठीक है ना। और ये कैटलिस्ट कितने प्रकार के होते हैं? दो, समांगी उत्प्रेरक और विषमांगी उत्प्रेरक, मतलब होमोजीनियस कैटलिस्ट और हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। चलो ठीक है, इसको मिटा देता हूं और मैं डिस्कशन करता हूं उत्प्रेरक के टाइप पर, मतलब कैटलिस्ट के टाइप पर, प्रकार पर। तो देखो भैया, रिएक्शनों में उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक तो कौन से होते हैं? समांगी उत्प्रेरक, समांगी उत्प्रेरक मतलब होमोजीनियस कैटलिस्ट, और एक होते हैं विषमांगी उत्प्रेरक, विषमांगी उत्प्रेरक अर्थात हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट, ठीक है ना। कैटलिस्ट कितने प्रकार के होते हैं? दो। एक होते हैं समांगी उत्प्रेरक अर्थात होमोजीनियस कैटलिस्ट, और एक होते हैं विषमांगी उत्प्रेरक अर्थात हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। चलो दोनों के बारे में डिस्कशन कर लेता हूं। तो देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि यहां पर हम किसको, किसी भी रिएक्शन में यहां पर हम किसको शो करते हैं? क्रियाकारक को, रिएक्टेंट को, ठीक है ना। ऊपर हम किसको लिखते हैं? उत्प्रेरक को, कैटलिस्ट को, और आप लोग जानते हैं यहां पर किसको शो करते हैं? उत्पाद को अर्थात प्रोडक्ट को, ठीक है ना। आप सभी अच्छी तरीका से जानते हो कोई भी केमिकल रिएक्शनों का जो स्ट्रक्चर होती है वो इसी तरीका से होती है ना। यहां पर किसको शो करते हैं? रिएक्टेंट को, क्रियाकारक को। एरो के ऊपर किसको शो करते हैं? उत्प्रेरक को, भाई इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन हो रही है हमारी, ठीक है ना। और लास्ट में आपको पता है वो उत्प्रेरक ये क्रियाकारक किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां पर तो ये साइड कौन सी होती है? अपनी लेफ्ट साइड। यहां पर तो किसको लिखते हैं? क्रियाकारक को। ये साइड कौन सी होती है? राइट साइड। यहां पर किसको लिखते हैं? प्रोडक्ट को। और आप पता जो एरो होता है ना, अपना तीर होता है, उस पर हम किसको लिखते हैं? उत्प्रेरक को। अर्थात भाई इसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है, उत्प्रेरक को या टेम्परेचर को, सनलाइट को, सूर्य के प्रकाश में, ठीक है ना। मतलब जिसकी प्रेजेंस में भी रिएक्शन हो रही है ना, उसको हम किस पे लिखते हैं? एरो पे लिखते हैं। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब मैं डेफिनेशन देता हूं आप लोगों के लिए कि समांगी उत्प्रेरक का मतलब क्या होता है, विषमांगी उत्प्रेरक का मतलब क्या होता है। तो सुनो बेटा ध्यान से, कि वे रिएक्शन जिनमें क्रियाकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्था समान है, मतलब जिनकी फिजिकल स्टेट सेम है। एक बार फिर सुन लेना, वे रिएक्शन जिनमें क्रियाकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था समान है उनको हम बोलेंगे समांगी उत्प्रेरक। अब आप बोलोगे सर भौतिक अवस्था मतलब, ये भौतिक अवस्था का यहाँ पर क्या मतलब है? भौतिक अवस्था का मतलब ये है भाई, हम किसी चीज को यही तो देखते हैं, तीन प्रकार से भौतिक अवस्था होती है, आप लोग जानते हैं। नॉर्मली वे में तीन प्रकार की भौतिक अवस्था होती है, मतलब जो भी हमें चीज प्रकृति में दिखाई देती है ना, वो तीन अवस्था में दिखाई देती है। या तो कोई भी चीज हम जो देखते हैं अपने आसपास, या तो वो ठोस अवस्था में होगी, या फिर वो किस में होगी? द्रव अवस्था में, लिक्विड स्टेट में होगी, या फिर वो गैस अवस्था में होगी। भाई हम जितने भी पूरे दिन में एटमोस्फेयर में जितनी भी चीजें देखते हैं वो तीन प्रकार की अवस्थाओं में मिलती है हमें। या तो वो ठोस अवस्था में मिलेगी, सॉलिड स्टेट में, या फिर वो द्रव अवस्था में मिलेगी, लिक्विड स्टेट में, या फिर वो गैस अवस्था में मिलेगी, गैस स्टेट में। बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था का मतलब क्या है कि अगर आपका क्रियाकारक भी ठोस हुआ,
और आपका उत्प्रेरक भी ठोस हुआ, मतलब ये क्रियाकारक भी ठोस अवस्था में और उत्प्रेरक भी ठोस अवस्था में, तो उनको बोलेंगे समांगी उत्प्रेरक। अर्थात वे अभिक्रिया जिनमें क्रियाकारक तथा उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था समान होती है, जैसे कि ये द्रव अवस्था में और ये भी मैंने द्रव अवस्था में ले लिया, तो ये हो गए समांगी उत्प्रेरक, होमोजीनियस कैटलिस्ट। अर्थात इनके अंदर क्रियाकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्था क्या होती है, समान होती है। जैसे ये ठोस अवस्था में ले लिया, ये भी ठोस अवस्था में ले लिया, तो गई दोनों की भौतिक अवस्था समान, ठीक है ना, क्योंकि दोनों ठोस अवस्था में ले लिए तो दोनों की भौतिक अवस्था समान हो गई। और अगर दोनों की भौतिक अवस्था समान हो गई तो ऐसे उत्प्रेरक को हम क्या बोलते हैं, समांगी उत्प्रेरक अर्थात होमोजीनियस कैटलिस्ट। बात आप लोग समझ में आ गई। चलो हेटेरोजीनियस विषमांगी उत्प्रेरक की बात कर लेते हैं, तो समझ ही गए होंगे कि विषमांगी उत्प्रेरक में क्रियाकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था समान होती है, फिजिकल स्टेट अलग अलग होती है। कैसे कि अगर क्रियाकारक आपने ठोस अवस्था में लिया है तो उत्प्रेरक या तो फिर गैस अवस्था में होगा या फिर लिक्विड स्टेट में होगा, ठीक है ना, बात समझ में आ गई। मतलब क्रियाकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था अलग अलग होगी। जैसे कि माना कि क्रियाकारक मैंने किस में ले लिया, द्रव अवस्था में, लिक्विड स्टेट में ले लिया, तो फिर आप लोगों का जो उत्प्रेरक है या तो ठोस अवस्था में होगा या फिर गैस अवस्था में होगा, ठीक है ना। कहने का मतलब ये हुआ जिनमें क्रियाकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्था अलग अलग होती है, उन उत्प्रेरक को हम क्या बोलते हैं, विषमांगी उत्प्रेरक अर्थात हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट। पहले तो ये बात बताओ, ये बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई। तो आगे नहीं समझ में कि समांगी उत्प्रेरक का मतलब क्या होता है, विषमांगी उत्प्रेरक का मतलब क्या होता है। समांगी उत्प्रेरक का मतलब क्रियाकारक और उत्प्रेरक, अगर क्रियाकारक और उत्प्रेरक की अगर भौतिक अवस्था समान है तो उसको समांगी उत्प्रेरक बोलेंगे। और अगर क्रियाकारक और उत्प्रेरक की दोनों की भौतिक अवस्था अलग अलग है, फिजिकल स्टेट अलग अलग है, तो कॉमन सी बात, उनको हम क्या बोलेंगे, विषमांगी उत्प्रेरक अर्थात हेटेरोजीनियस कैटलिस्ट। ये टॉपिक था आपका कैटलिस्ट प्रॉपर्टी, जिसको डी ब्लॉक के एलिमेंट शो करते हैं। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना, तो इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से कर लेना। अब इस प्रॉपर्टीज के साथ हमारी कितनी प्रॉपर्टीज हो गई, 7 उत्प्रेरक की गुण कैटलिस्ट प्रॉपर्टी। लेक्चर फर्स्ट में मैंने आप लोगों के लिए क्या बात बताई थी, जनरल इंट्रोडक्शन दिया था, जिनमें डी ब्लॉक के एलिमेंट, संक्रमण, ट्रांजिस्टर एलिमेंट और जो मेटल होती है उनकी कुछ क्वालिटी बताई थी कि भाई मेटलों के अंदर ये क्वालिटी होती है। फिर उसी के अंदर मैंने एक पॉइंट लिया था आपका प्रॉपर्टीजों का डिस्कशन किया था, जिसमें मैंने पहला पॉइंट लिया था अपना कौन सा लिया था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। दूसरे लेक्चर में हमने बात की थी परमाणु एवं आयनिक ऊर्जा, एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। तीसरे लेक्चर में हमने बात की थी किसकी, आयनन विभव, आयनाइजेशन पोटेंशियल की। चौथे लेक्चर में हमने बात की थी ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीडेशन स्टेट की। पांचवें लेक्चर में हमने बात की थी चुंबकीय गुण, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। छठे नंबर के लेक्चर में हमने बात की थी गलनांक एवं कुथनांक, मतलब मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। और ये 7वें नंबर का लेक्चर है जिसमें हमने किसकी बात की है, उत्प्रेरक की गुण, मतलब कैटालिटिक प्रॉपर्टी या कैटलिस्टिक प्रॉपर्टी। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। मैं पहले ही बोल रहा हूं आप लोगों के लिए, जो टॉपिक वाइज लेक्चर ले रहा हूं, जैसे कि कोई टॉपिक ऐसा हुआ जैसे 1 घंटे का हुआ, ज्यादा टाइम ले तो बिल्कुल वो लेक्चर आपका 1 घंटे का होगा। कोई टॉपिक ऐसा हुआ कि भाई कम टाइम ले रहा है तो बिल्कुल वो कम टाइम में होगा, ठीक है ना, टॉपिक वाइज। क्योंकि मैं फिर बोल रहा हूं, ये मैं आपकी सुविधा के लिए इसलिए कर रहा हूं कि जब आप चीजों को रिपीट करोगे, कि मतलब रिवाइज करोगे, कि यार बैठ हो और आप सोच रहे हो कि यार मुझे तो सर की पहली यूनिट रिवाइज करनी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो आप लोग बैठे बैठे सोच रहे हो कि यार सर ने पहले लेक्चर में तो जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पहली यूनिट थी ना, तो सर ने पहले लेक्चर में तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन समझाया था, दूसरे लेक्चर में सर ने ये पढ़ाया था, तीसरे लेक्चर में सर ने ये पढ़ाया था, चौथे में ये पढ़ाया था, 5वें में ये पढ़ाया था, छठे में ये पढ़ाया था। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि भाई उत्प्रेरक गुण पर आप शॉर्ट नोट्स लिखिए, तो तुरंत दिमाग में क्लिक हो गई क्या उत्प्रेरक गुण वाला तो सर का 7वें नंबर का लेक्चर था ऊपर। इतना एग्जाम में क्लिक हुआ ना कि सर का उत्प्रेरक वाला 7वें नंबर का लेक्चर, पूरी तस्वीर क्लियर हो जाएगी, कहाँ यार उसमें तो सर ने ये चीज पढ़ाई थी। इसलिए पढ़ाने की दृष्टि से आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट देने के लिए मैं टॉपिक वाइज आप लोगों के लिए लेक्चर ले रहा हूं, ठीक है ना। जैसे कि आप लोग पता प्रत्येक टॉपिक का अलग लेक्चर लिया मैंने, ठीक है ना। चाहता तो एक में मिक्स कर देता, लेकिन मिक्स में नहीं पड़ती, मिक्स में वो मिक्स हो जाता फिर आप लोगों का। इसलिए मैंने स्पेशल लेक्चर इसलिए लिया कि आप लोग उसको अच्छी तरीका से क्लियर कर सको। कहा भाई 7वें नंबर के लेक्चर में सर ने एक ही पॉइंट के बारे में डिस्कशन किया, उत्प्रेरक गुण कैटलिस्ट प्रॉपर्टी। तो दिमाग में फिक्स हो गया कि कैटलिस्ट प्रॉपर्टीज में सर ने क्या समझाया हम लोगों के लिए, ठीक है ना। इसलिए कोई लेक्चर ज्यादा टाइम का हो जाता है, कोई लेक्चर कम टाइम का हो जाता है, ये डिपेंड करेगा टॉपिक पर। बात आप लोग समझ में आ गई, चलो ठीक है। अब हम अगले लेक्चर में मिलते हैं। एक काम आप जितने भी स्टूडेंट इस वक्त मुझे देख रहे हैं वो एक काम जरूर करना कि जितने भी आपके टच में जो आपके फ्रेंड है उन सबको जोड़ दो आप लोग, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि केमिस्ट्री के लिए हमेशा एक ही नाम है और इस चीज को प्रूव दिया। आपको बता थर्ड ईयर का रिजल्ट आया,
थर्ड ईयर का रिजल्ट नंबर 1 पे रहा है कंपेयर टू और सब्जेक्ट के। और सब्जेक्ट के रिजल्ट देखो, केमिस्ट्री का रिजल्ट देखो, मतलब यार बहुत 1-2 नंबर का डिफरेंस है, 2-5 नंबर का डिफरेंस तो चलता है, लेकिन नंबर जैसे कि उनमें किसी में 99 आ रहे हैं, किसी में 84 नंबर आ रहे हैं, 84, और केमिस्ट्री में 125 नंबर आ रहे हैं, तो बहुत ज्यादा डिफरेंट हो गया। जैसे कि एक स्टूडेंट का आए थे फिजिक्स में कितने थे 84 नंबर, मैथ में कितने थे 99 नंबर, और केमिस्ट्री में कितने थे 125 नंबर, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया। ठीक है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं अब भी देखो, वो तो हमेशा 5 साल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं, 2016 से पढ़ा रहा हूं, 2016 से अब तक ले लो केमिस्ट्री नंबर 1 पे बनी हुई है, और जब तक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा नंबर 1 पे रहेगी। ठीक है ना, जब तक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा नंबर 1 पे रहेगी, अब तक नंबर 1 पे चल रही है और हमेशा नंबर 1 पे रहेगी। ठीक है ना, इसलिए जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबको आप जोड़ देना, क्योंकि आपको वो हमेशा एक दुआ देंगे कि यार वास्तव में आपने हमें एक अच्छी जगह पे सेट करवा दिया। ठीक है ना, इधर उधर जो भटक रहे हैं ना इधर उधर, उन सबको जोड़ दो आप लोग कि भाई आप एक ऐप पर देखो। और देखो एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, आप लोगों से फीस मैंने इतनी कम कर रखी है और आपकी सुविधा कितनी प्रदान कर रखी है। पूरी तो क्लासेज आपको मिल रही है, बेस्ट से बेस्ट लेक्चरों की क्वालिटी दे रहा हूं मैं। ठीक है, नेट भी हम लोगों को कम खर्च हो रहा है। ठीक है ना, उसके बाद स्टडी मटेरियल के अंदर आपको पूरे नोट्स डाल रखे हैं बिल्कुल सीक्वेंस में, पूरे के पूरे सीक्वेंस में। ठीक है ना, इसके अलावा वो मार्केट से आप लेके आते हो ना कंसोल्ड पेपर, वो लाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता मैंने यूनिवर्सिटी के वो क्वेश्चन 2019 से लेकर 2015 के पूरे डाल रखे हैं कि भाई 19 में कौन से क्वेश्चन पूछे थे, 18 में, जिससे एक चीज का पता लग जाए। जैसे मैंने ये यूनिट कंप्लीट करवा दी तो फिर आप देख तो सको कि यार सर की हमने पहली यूनिट पढ़ ली। ठीक है ना, तो ये तो देखते हैं पहली यूनिट पढ़ने के बाद उसमें क्वेश्चन कैसे कैसे आए हैं, सर ने पढ़ा दी, अब एग्जाम में क्वेश्चन देखते हैं कि सर के मैटर से कितने आए हैं। एक लाइन भी ऐसी नहीं होगी जो नोट्सों से बाहर जाएगी, और इस चीज को तो आप भी जानते हो। कोई जितने भी स्टूडेंट है सब मेरे से पढ़े हुए हैं, फर्स्ट ईयर में मेरे से पढ़े हुए हैं सारे स्टूडेंट। ठीक है ना, जो स्टूडेंट पहली बार पढ़ रहा है वो भी सुन लो, एक बार भी आप लोगों को मेरे नोट्सों से बाहर नहीं जा रहा होगा। और ये चीज तो आप देख लेना, जैसे मेरी यूनिट कंप्लीट हो ना, आप लोगों के लिए पेपर डाल के पेपर मिला लेना, पूरा एक एक बड़ मिला लेना, आपका पूरा मैटर नोट्सों से आएगा। और नोट्सों में ऐसे नहीं कि इतनी फालतू चीजें, इतने पतले से नोट्स हैं। ठीक है ना, तो वही तो क्वालिटी है भाई, नोट्स नंबर 1 पर चलते तो वही तो क्वालिटी है। ऐसे नहीं कि इतना सारा रामायण इतनी सारी चीजें लिखवा दी और कोई मतलब ही नहीं निकला है। नोट्सों की क्वालिटी यही है कि नोट्स कम शब्दों में और पूरी की पूरी क्वालिटी दे रही है। ठीक है ना, इसलिए आप लोग इतना काम तो करना मेरा कि जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबको जोड़ देना, पूरी क्वालिटी बता देना कि भाई सर ने ऐप में हम लोगों के लिए इतनी सुविधाएं प्रदान कर रखी हैं। ठीक है ना, बाकी किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो भी मैंने आप लोगों को बोल रखी है। बिल्कुल आपके पास मेरा सबके पास नंबर है, व्हाट्सएप नंबर सबके पास है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। ये चीज तो आप अच्छी तरीके से जानते हो कि मैं आपके मैसेज का जरूर रिप्लाई देता हूँ या आपके कॉल का जरूर रिप्लाई देता हूँ। ठीक है ना, तो इसलिए आप ये सारी चीजों को अच्छी तरीके से जानते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। बाकी का जितनी मैं क्लास लूँ ना उसको उसी दिन खत्म कर दिया करो, ऐसे नहीं कि आज क्लास ले उसको 4 दिन के बाद देख लो, यार ये काम मत करना। देखो जैसे क्लास आज लग गई तो आज ही खत्म करो उसको, और कॉपी फियर में जैसे लेक्चर ले लिया, लेक्चर लेने के बाद फियर कॉपी में चीजों को उतार दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है ना, लेक्चर लेने के साथ ही फियर कॉपी में उतार दिया। ठीक है ना, पढ़ाई के टाइम पे सिर्फ पढ़ाई, फालतू चीज नहीं। जब पढ़ाई कर रहे हो ना तो उसका मतलब सिर्फ ओनली पढ़ाई है। जब जैसे कि मेरा लेक्चर चल रहा है तो बिल्कुल मोबाइल को सामने रखो, पूरी सिंसियर तरीका से लेक्चर को देखो, लेक्चर देख लिया कि हाँ फिट हो गया, उसके बाद स्टडी मटेरियल में जाओ, यूनिट को देखो कि सर ने आज कितना पढ़ाया है, जितना पढ़ाया है ना सर ने उतना फियर कॉपी में उतार दो समझ के, क्योंकि लेक्चर तो लिया ही, अब पता है कि हम क्या लिख रहे हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत आए बोल ही रखा है, आराम से पूछ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखना।